नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। ये सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है और इससे आप अपनी जिंदगी में कैसे समझ सकते हैं। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन बहुत सारे अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की मिलती हैं। मैंने अपने हिसाब से जो बनाया है, सटीक वर्डों में आप इसको लिख भी सकते हैं अपने एग्जाम में या किसी को बता भी सकते हैं। देखो, पॉलिटिकल साइंस को हिंदी में हम कहते हैं राजनीति विज्ञान। तो ये हमें राजनीति और शासन के विज्ञान का अध्ययन कराता है। इसमें ये समझने की कोशिश की जाती है कि सरकारें कैसे काम करती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम क्या होते हैं, लोगों और सरकार के बीच का संबंध क्या होता है। अगर आसान भाषा में कहें, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इस बात पर फोकस करता है कि दुनिया कैसे चलती है, डिसीजन मेकिंग कैसे होती है और अलग अलग राजनीतिक विचार व्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं और जो सरकार की नीतियां हैं वो कैसे बनती हैं। ये सब की जो जानकारी है वो हम पॉलिटिकल साइंस के अंडर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस डेफिनेशन के हिसाब से ये कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस हमें पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के सिस्टम को समझने के काम आता है। साथ ही साथ ये हमें बताता है कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और किसी भी सोसाइटी को हम कैसे रूल कर सकते हैं, किसी भी सोसाइटी को हम बेटर तरीके से कैसे रन कर सकते हैं, ये सब हम पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से जानते हैं। पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल वर्ड है, बेसिकली पॉलिटिक्स वर्ड से निकला हुआ है। पॉलिटिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के पॉलिस वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है सिटी स्टेट। पॉलिस वर्ड का मतलब होता है सिटी स्टेट। पॉलिस वर्ड से बना हुआ है पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से बना हुआ है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस दोस्तों बहुत सारे सब्जेक्ट, जो ह्यूमैनिटीज के कई सारे सब्जेक्ट हैं उनसे कनेक्टेड है। जैसे हिस्ट्री से कनेक्टेड है पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी से कनेक्टेड है। सोशोलॉजी से तो डायरेक्ट ही कनेक्टेड है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस ही बताता है कि कोई भी समाज को कैसे रूल किया जाए या कैसे गाइड किया जाए ताकि वो बेटर वे में इवॉल्व हो सके या बेटर वे में डेवलप हो सके। कोई भी समाज बिना अच्छे पॉलिटिकल बिहेवियर के डेवलप ही नहीं हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में हम ये भी जानते हैं कि हमारे देश के संबंध दूसरे देश से कैसे हैं और कैसे बेहतर हो सकते हैं और किस देश से हम अच्छी तरीके से व्यापार कर सकते हैं। साथ ही पॉलिटिकल साइंस के थ्रू हम ये भी जानते हैं जो हमारे कानून बनते हैं उन कानूनों से इकोनॉमी पे हमारी क्या प्रभाव पड़ता है और इकोनॉमी से हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पहले हमारी पॉलिसीज पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इकोनॉमी अच्छी हुई तो हमारी पॉलिसीज, हमारे देश की पॉलिसीज कैसी होंगी, या फिर हमारी इकोनॉमी खराब होती तो हमारे देश की पॉलिसीज कैसी। दोस्तों, अब हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस के नेचर के बारे में। पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब यही है कि ये सब्जेक्ट किन चीजों को बताता है या फिर किन चीजों को आपस में जोड़ता है। सबसे पहले हम स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इस सब्जेक्ट के थ्रू हम पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं, कैसे सरकारें हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और सोसाइटी के लिए वो कैसे काम करती हैं। तो नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंडर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। में हम ये जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के थ्रू कि कैसे पॉलिटिक्स किसी देश में होती है और उसकी गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है और जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं वो सोसाइटी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब किन अथॉरिटीज को देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन होता है और अमेरिका में इलेक्शन होता है, दोनों जगह ही डेमोक्रेसी है। तो इंडिया के इलेक्शन और अमेरिका के इलेक्शंस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हम स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक साइंटिफिक अप्रोचेस को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जब कभी भी किसी इलाके में इलेक्शन होता है तो वहां पे जब लोग वोट करते हैं तो किस पार्टी को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, किस पार्टी को कम वोट पड़ रहे हैं। जिसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं तो किस रीजन के वजह से उसको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, या जिस पार्टी को कम पड़ रहे हैं तो उसको किन कारणों की वजह से कम पड़। ये सारे डाटा और फैक्ट्स को जानकर इन्हें एक साइंटिफिक तरीके से बाद में पब्लिश किया जाता है ताकि लोग जान सके। जैसे कि विज्ञान में होता है कि हम फैक्ट्स, थ्योरीज और डाटा को सबको आपस में इंटरप्रेट करके एक फाइनल थ्योरी हम प्रोड्यूस करते हैं। उसी तरह इसमें भी जब लोग वोटिंग करते हैं, उनके लोगों की डिमांड क्या थी, किस वजह से वो किसी भी पार्टी को जो वोट दे रहे हैं, किन कारणों की वजह से दे रहे हैं, ये सब हम साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू जानते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा इंटरडिसिप्लिनरी। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा पॉलिटिकल साइंस क्या सिर्फ पॉलिटिक्स के चारों तरफ घूमता है, ऐसा नहीं, ये दूसरे सब्जेक्टों में भी अप्लाई होता है। जैसे कि हिस्ट्री, इकोनॉमी, सोशोलॉजी एंड लॉ, इन सारे ही सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस उपयोग में आता है या यूज होता है।
हमारा अगला पॉइंट है डायनेमिक एंड इवॉल्विंग। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिकल साइंस एक डायनेमिक, रिजिड नहीं है या स्टैटिक नहीं है कि जैसा हमेशा की तरह था वैसा ही आज रुका हुआ है। ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। कि पुराने जमाने में राजा का रूल, उस टाइम की पॉलिटिक्स अलग होती थी। अब फिर बाद में आई डेमोक्रेसी। मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही लगभग कंट्रीज में डेमोक्रेसी आई। तो डेमोक्रेसी में कैसे वोटिंग पैटर्न है या अब की राजनीति कैसी है, ये सब डायनेमिक एंड इवॉल्विंग के थ्रू हम जानते हैं। और आज के मॉडर्न युग में सोशल मीडिया का क्या उपयोग है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, इनसे हमारी पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब इलेक्शन आते थे, वोटिंग होती थी, लोग घर घर जाके कैंपेन करते थे। अब का पैटर्न ये हो गया है कि घर घर तो जाते ही हैं, साथ में सोशल मीडिया पर भी अपने काफी सारे एड्स चलाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचे और उनकी भी मतलब पॉलिटिकल पार्टी की विचारधाराएं ज्यादा से ज्यादा लोगों पर पहुंचे। क्योंकि सोशल मीडिया पे मोस्ट ऑफ द 90% यूथ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। अगला पॉइंट प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। इसमें यह है कैसे हमारे लॉ बनते हैं। फाइनल का जो लॉ बनता है, कानून बनता है, वो कैसा होता है। थ्योरी से हटकर जो फाइनली लॉ बनाया जाता है वो हमारा प्रैक्टिकल फॉर्म होता है। थ्योरेटिकल ये होता है जब हमारा बिल पास होता है और उसके बारे में डिस्कशन होता है, तब वो थ्योरेटिकल पार्ट में होता है। जब नया कानून बन जाता है, जब रियल कानून गैजेट में रिटन हो जाता है प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद, तो कानून बन जाता है, वो फिर प्रैक्टिकल फॉर्म में। और उस कानून से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पे, ये हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल अप्रोचेस थ्रू जानते हैं। लास्ट टॉपिक है ग्लोबल एंड लोकल। लोकल एरिया से लेके मतलब हमारे घर के पॉलिटिक्स, फैमिली पॉलिटिक्स से लेके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के रिलेशन के बारे में बताता है। ये टॉपिक्स पॉलिटिकल साइंस के नेचर में आते हैं। अब हम पॉलिटिकल साइंस के की एरियाज को पढ़ेंगे। की एरियाज कहें या फिर इसका स्कोप कहें कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। तो की एरियाज इन पॉलिटिकल साइंस, पहला हमारा है पॉलिटिकल थ्योरी, दूसरा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तीसरा इंटरनेशनल रिलेशन, चौथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पांचवा पॉलिटिकल इकोनॉमी। हालांकि और भी कई सारे की एरियाज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही की एरियाज हैं। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का तो स्कोप बहुत ही वाइड है, लेकिन इसके जो मुख्य तत्व हैं या मुख्य पार्ट हैं वो है पॉलिटिकल थ्योरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये 5 मुख्य पार्ट हैं। इनके अलावा भी और कई सारे इसके एरियाज हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। उनमें से ये 5 मुख्य हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल थ्योरी। तो दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? तो इसकी आसान भाषा में आसान सी डेफिनेशन यही है कि स्टडीज concept such as democracy, justice, equality and liberty, often drawing from the work of classical and contemporary thinker। ये इसकी डेफिनेशन है। पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच है जो हमें यह सिखाती है समाज को सही तरीके से कैसे चलाना चाहिए और किन सिद्धांतों के आधार पर चलाना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें कि पॉलिटिकल साइंस उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो यह बताते हैं कि समाज कैसे संगठित होना चाहिए, लोगों को कौन से अधिकार और कर्तव्य मिलने चाहिए, पावर्स कुछ ताकतवर लोगों को मिलना चाहिए या फिर इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए सोसाइटी में, या फिर हम कहें अधिकार सिर्फ मेल्स को मिलना चाहिए, फीमेल्स को नहीं मिलना चाहिए, या फिर किसी एक खास सोसाइटी को राइट्स मिलने चाहिए और बाकी किसी को नहीं मिलने चाहिए। और साथ ही पॉलिटिकल थ्योरी हमें यह भी बताता है पावर, राइट्स, जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसी अवधारणाओं को एनालाइज और डिफाइन करने का प्रयास भी करती। पॉलिटिकल थ्योरी शक्ति, अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को समझने और विश्लेषण करने का प्रयास करती है और हमें ये भी बताती है कि एक आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए, साथ ही राजनीतिक संरचनाओं और घटनाओं का विश्लेषण करना। या फिर यूं कहें कि पॉलिटिकल थ्योरी उन विचारों और सिद्धांतों का अध्ययन है जो हमें यह समझाता है कि समाज को कैसे संगठित यानी यूनाइट होना चाहिए, यह सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट, और न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे बेसिक सिद्धांतों को लोगों के बीच में कैसे लागू करना चाहिए। ये सब हम पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का उद्देश्य यही होता है समाज में न्याय और समानता सुनिश्चित करना और साथ ही में यह तय करना कि राइट्स और पावर किसको मिलनी चाहिए।
तथा साथ में सरकार की शक्ति को नियंत्रित कैसे करें कि लोगों की भलाई हो सके। अगर सरकार को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकार ऑटोक्रेसी या टायरनी की तरफ चली जाएगी। कोई एक व्यक्ति ही पूरे देश के फैसले लेने लगेगा। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी कितने प्रकार की होती है? बेसिकली राजनीतिक सिद्धांत के 3 प्रकार होते हैं। पहला नॉर्मेटिव थ्योरी, दूसरा इंपेरिकल थ्योरी, तीसरा क्रिटिकल थ्योरी। तो नॉर्मेटिव थ्योरी में बेसिकली ये बताया जाता है कि क्या होना चाहिए। एक शब्द में अगर हम नॉर्मेटिव थ्योरी को डिफाइन करें तो इसको हम ये कह सकते हैं क्या होना चाहिए। इंपिरिकल थ्योरी को एक शब्द में डिफाइन करें तो कैसे होता है, और क्रिटिकल थ्योरी को डिफाइन करें एक शब्दों में तो क्या बदलना चाहिए। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इस बात पे फोकस करती है समाज कैसा होना चाहिए, नैतिक और आदर्श प्रश्नों का जवाब देती है, जैसे कि न्याय क्या है, सरकार का आइडल रूप क्या होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्लूटो का आदर्श राज्य। प्लूटो का आदर्श राज्य क्या होता है ये हम आगे के वीडियो में पढ़ें। दूसरा हमारा इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, ये इस बात पर फोकस करती है कि राजनीति वास्तव में कैसे काम करती है। पॉलिटिक्स आंकड़ों तथा तथ्यों पर आधारित होता है। राजनीति कैसे स्टैटिक्स और फैक्ट्स को यूज करके कैसे काम करती है। एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं कि पॉलिटिक्स ऑब्जर्वेशन और स्टैटिक्स को कैसे यूज करके आगे बढ़ती है या फिर काम करती है। इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी कोई चुनाव होता है तो उस चुनाव से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो हम इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से ही समझते हैं। तीसरा हमारा आखिरी पॉइंट है क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल वर्ड से आप समझते ही होंगे किसी चीज की आलोचना करना। तो यह मौजूदा राजनीतिक प्रणालियों की आलोचना करता है। मतलब कि जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकली एनालाइज कोई भी थ्योरी या कोई भी पॉलिसी, तो इसका मतलब यही होता है कि हम उस चीज को क्रिटिसाइज करके एनालाइज करें वो थ्योरी को। तो इस पॉइंट में हम क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से यही पढ़ते हैं कि जो भी नीतियां या राजनीतिक स्ट्रक्चर हमारे देश में है या जहां भी है उसका हम क्रिटिकल एनालाइज मतलब कि उसकी हम आलोचना करते हैं और साथ में इस चीज का भी सुझाव देते हैं कि उसे कैसे और बेटर इंप्रूव किया जा सकता है। अगर बेटर है तो उसे बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, अगर खराब है तो उसे अच्छा कैसे किया जा सकता है। इसे हम क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं। इसके बाद हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी क्यों जरूरी है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए जरूरी है कि यही हमें सिखाता है न्याय न्याय और समानता क्या है, उनके डिफरेंस को समझने में सहायता करता है और यह हमें बताता है कि नागरिकों के अधिकार और सरकार की जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी हमें इतिहास के महान विचारकों के दृष्टिकोण को सीखने का मौका देता है और साथ ही साथ आज के समय में जब हर जगह असमानता और संघर्ष है, राजनीतिक सिद्धांत हमें इसका समाधान या फिर कहने से इसका सॉल्यूशन बताता है कि जो भी ये असमानता या फिर संघर्ष समाज में फैला हुआ है तो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। पॉलिटिकल थ्योरीज महान थिंकर्स और उनकी थ्योरी के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। हालांकि हम कुछ महान थिंकरों के नाम जान लेते हैं जिन्होंने मतलब उन्होंने कौन सी थ्योरी दी। जैसे कि हमारे महान थिंकर हैं प्लेटो, जिन्होंने एक आइडल स्टेट का प्रिंसिपल दिया कि आइडल स्टेट कैसा होना चाहिए। दूसरे हमारे महान थिंकर हैं अरस्तु, जिन्होंने पॉलिटिक्स को साइंस की तरह इस्टेब्लिश किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। और तीसरे हमारे मॉडर्न जमाने के जो थिंकर हैं जॉन रॉल्स, जिन्होंने जस्टिस का सिद्धांत दिया है और जो इस समय वर्ल्ड में फेमस भी काफी है। जॉन रॉल्स का जस्टिस का सिद्धांत प्रेजेंट सिनारियो में पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम में जॉन रॉल्स का जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पूछा जाता है। तो दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमें सिखाता है कि एक बेहतर समाज बनने के लिए क्या जरूरी है। यह हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारों की जिम्मेदारियों को समझने में मदद करता है। दोस्तों राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमें सिखाता है कि बेहतर समाज बनने के लिए क्या जरूरी है। हमारे अधिकारों, कर्तव्यों और सरकारों की जिम्मेदारियों को समझने में भी मदद करता है कि एक बेटर सोसाइटी या बेटर समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे डेवलप हो सकता है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी कि तुलनात्मक राजनीति, आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है और इसमें हम क्या पढ़ते हैं।
कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम हिंदी में कहते हैं तुलनात्मक राजनीति। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में सरकारें कैसे काम करती हैं, उनमें क्या अंतर होता है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, एग्जामिन एंड कंपेयर पॉलिटिकल सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। इसका यही मतलब हुआ पूरी दुनिया में और किसी भी देश के इंस्टीट्यूशंस में क्या कोर कॉन्सेप्ट यही बताता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मतलब अलग अलग देशों की राजनीतिक स्ट्रक्चर, जैसे कि डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियनिज्म, फेडरल, यूनिटरी, इन सब में क्या डिफरेंस है और उनकी पॉलिसीज कैसे बनती है, उनकी पॉलिसीज में क्या डिफरेंसेस होता है, ये सब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू ही पढ़ते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कई सारे दुनिया के कई सारे देशों की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिसीज और उनके स्ट्रक्चर्स की कंपैरिजन करता है कि उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है और नॉर्थ कोरिया में अथॉरिटेरियनिज्म। साथ ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें यह भी समझने में हेल्प करता है कि कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सक्सेस है और क्यों सक्सेस है, और कौन सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर फेल है और तो क्यों फेल है। समझने में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स काफी हेल्प करता है और साथ ही साथ विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान खोजने में भी सहायक होता है। अगर किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या किसी पॉलिसीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू एक दूसरे देश से या एक दूसरी पॉलिसी से कंपेयर करके पॉलिसी में कोई कमी होती है तो उसको हम इसी के थ्रू दूर करते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के भी कुछ की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में आता है पहले डेमोक्रेसी, अथॉरिटेरियन रिजीम्स, मोनार्चीज एक्सेट्रा। ये इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, ये हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म रिजीम में क्या फर्क होता है। जैसे कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और नॉर्थ कोरिया या फिर हम कह लें चाइना में यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म है। डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि डेमोक्रेसीज में फेयर इलेक्शंस होते हैं, अथॉरिटेरियनिज्म में फेयर इलेक्शन तो होते हैं लेकिन फेयर इलेक्शंस नहीं होते हैं। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ होता है और अथॉरिटेरियनिज्म में इरोडेड रूल ऑफ लॉ होता है। मतलब जो भी अथॉरिटेरियन पर्सन होता है वो जैसा रूल बताता है उसी के हिसाब से रूल करना पड़ता है। और डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल लिबर्टीज होती हैं लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म में इंडिविजुअल लिबर्टीज बहुत ही ना के बराबर या कह सकते कम होती हैं या नहीं ही होती हैं। डेमोक्रेसी में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या पॉलिटिकल लीडर को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अथॉरिटेरियनिज्म में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा हमारा मोनार्की, तो आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। मोनार्की का मतलब होता है राजा का रूल। राजा के रूल में हम कोई इलेक्शन होता है ना हम वोट कर सकते हैं। बेसिकली पुराना कॉन्सेप्ट है कि राजा गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, इसलिए ना हम राजा के कुछ खिलाफ बोल सकते हैं। राजा जैसी पॉलिसी बनाए वो हमें एक्सेप्ट ही करनी पड़ती है। यही होता है मोनार्की। हालांकि अब रिसेंट मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज को छोड़ के बाकी लगभग कंट्रीज में डेमोक्रेसी है या अथॉरिटेरियनिज्म। कुछ कंट्रीज में मोनार्कीज भी हैं। दूसरा हमारा कंपैरिजन है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में एक होता है प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक होता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ये होता है कि प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है और पार्लियामेंट्री में प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम होता है और जैसे कि अमेरिका है वहां प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। हालांकि चाइना भी है वहां भी प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। तीसरा पॉइंट है हमारा गवर्नेंस मॉडल। गवर्नेंस मॉडल का मतलब फेडरलिज्म वर्सेस यूनिटरी। तो फेडरलिज्म जैसे कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है और यूनिटरी सिस्टम जैसे इंग्लैंड और हमारा भारत देश, यहाँ फेडरलिज्म और यूनिटरी का कम्बिनेशन है, इसीलिए इंडिया को कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये फेडरल और यूनिटरी दोनों से डिफरेंस है। थोड़ा सा ये फेडरल भी है और थोड़ा सा यूनिटरी भी है। जब भी हमारे देश में कभी इमरजेंसी लगती है तो ये एज अ यूनिटरी वर्क करने लगता है और फिर नॉर्मल टाइम में ये एज अ फेडरल वर्क करता है। फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर्स का बंटवारा। अमेरिका में फेडरल सिस्टम है। चौथा पॉइंट है हमारा पॉलिसी आउटकम्स। पॉलिसी आउटकम्स ये पॉलिसीज का कंपैरिजन होता है, जैसे इकोनॉमिक पॉलिसीज, सोशल जस्टिस एंड पब्लिक वेलफेयर। इकोनॉमिक पॉलिसीज का अर्थ ये होता है कि वो योजनाएं या वो पॉलिसीज या वो योजनाएं या निर्णय या फिर हम कहें कदम जो सरकार लेती है किसी भी देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए, जिससे उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप करे। इन
पॉलिसीज का सिर्फ इतना सा उद्देश्य होता है कि ये हमारे इकोनॉमी को डेवलप करें, ताकि हमारी सोसाइटी अच्छे से ग्रो कर सके, अच्छे से डेवलप कर सके। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है कि समाज में सबको एक समान अधिकार मिले, सबको बराबर न्याय मिले। ऐसा नहीं कि कोई गरीब है तो उसको न्याय ना मिले या उसके राइट्स उसको प्रोवाइड ना हो, या कोई अमीर है तो सारे राइट्स उसी के लिए रिजर्व हो, ऐसा नहीं। सबको एक साथ एक जैसा ट्रीट किया जाए, एक समान ट्रीट किया जाए। एंड पब्लिक वेलफेयर का मतलब ये है कि लोगों का भला हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी बेस पे, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, सबका वेलफेयर हो। और लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। एग्जामिन हाउ स्टेट इवॉल्व पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकली। इसका मतलब ये हुआ, डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव है। इसका उद्देश्य ये होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर बनाया जाए, इससे लोगों का वेलफेयर हो। मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये हुआ कि हमें नए जमाने के विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी या नए इंस्टीट्यूशन को फॉर्म करना चाहिए और नए विचारों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सोच से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इससे ये होता है कि लोगों का अच्छे से वेलफेयर हो पाता है। तो दोस्तों ये हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमें ये बताता है कि दुनिया के अलग-अलग देश कैसे काम करते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। यह सब्जेक्ट न केवल राजनीतिक अध्ययन तक सीमित है, बल्कि हमें बेहतर नागरिक बनने में भी मदद करता है। क्या आपको लगता है कि भारत की राजनीतिक प्रणाली पूरी तरह से सफल है? कमेंट में ज़रूर बताएं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इसमें यह बताया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी देश आपस में कैसा संबंध रख रहे हैं, उनमें आपस में दोस्ती है या दुश्मनी है, या फिर आगे आने वाले समय में उनमें आपस में दोस्ती होगी या फिर उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये सब चीजें हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमें ये भी बताता है किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे सभी देश चाहते हैं कि आप उनका दोस्ताना एक दूसरे देशों से अच्छा बना रहे, क्योंकि जब दोस्ताना बना रहेगा तो फिर उन देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो सकेगा और उनकी सिक्योरिटी भी मजबूत हो सकेगी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम अच्छे दोस्त ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे तो हमें जब भी कभी फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी तो हमारे दोस्त हमारे साथ खड़े होंगे। सेम वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर देश भी काम करते हैं कि वो अच्छे दोस्तों से ज्यादा देशों से अच्छा अपनी दोस्ती बनाना चाहते हैं, ताकि कभी भी उनको कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो दूसरे देश उनके काम आ जाए। दोस्ती बनाते समय देश ये भी आपस में ध्यान रखते हैं कि उनकी सोवरेनिटी ना खोने पाए। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा देश उसके खुद के देश में पॉलिसी बनाने में अपना उंगली ना कर पाए। उंगली करने का मतलब कि अपना इंटरफेयर ना कर पाए। हर देश पूरी तरह से अपना इंडिपेंडेंट रहे। कोई इंटरनल पॉलिसी बनानी हो, कोई लॉ बनाना हो, तो वो दूसरे देश के दबाव में या प्रेशर में अपनी पॉलिसीज ना ही बनाए। वो पूरी तरह से सोवरेन है, पूरी तरह से आजाद रहे, किसी का गुलाम ना रहे। जैसे हम अपने कोई फैसले खुद से लेते हैं, किसी के प्रेशर में आके नहीं लेते हैं, वैसे ही भी हर देश चाहता है कि हमारा दूसरे देशों से दोस्ताना बना रहे और साथ ही साथ हमें अपनी सोवरेनिटी भी ना खोने पाए, अपनी आजादी ना खोने पाए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज बनाई गई, जिसमें से अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए 3 थ्योरीज बनाई गई। पहला है रियलिज्म, दूसरा लिबरलिज्म, तीसरा कंस्ट्रक्टिविज्म। तो रियलिज्म में ये बताया जाता है ये दुनिया अनार्की से भरी पड़ी है, या फिर हम कहें कि पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई है। तो सभी देश ये चाहते हैं कि वो खुद ज्यादा से ज्यादा सिक्योर हो सके और पावरफुल हो सके। तो सभी देश आपस में होड़ लगाए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा पावरफुल हो सके और उनकी सिक्योरिटी मजबूत हो सके। रियलिज्म थ्योरी हमें यही बताती है। और इस थ्योरी के मेन थिंकर हैं हांस मॉर्गेंथु एंड टू-साइडेड। शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में अराजकता फैली हुई है और सारे देश चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सके, ज्यादा से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सके, इसीलिए वो नए नए वेपन्स बनाया करते हैं।
एटम बम्स, ये थ्योरी यही बताती है। दूसरा हमारा लिबरलिज्म। लिबरलिज्म थ्योरी ये बताती है कि इस दुनिया में सभी देशों को आपस में म्यूचुअल फ्रेंडशिप बनाए रखनी चाहिए, ताकि कोई भी विवाद हो आपस में तो उन्हें पीसफुली इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सॉल्व करने चाहिए। आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए इसी के थ्रू, क्योंकि अगर जब लड़ाई होगी तो हमारा इकोनॉमिक पॉलिटिकल लॉस ही होगा। तो इससे अच्छा है कि हम पीसफुली आपस में अपने कॉन्फ्लिक्ट सुलझा लें। इसीलिए जो यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। इस थ्योरी के मेन थिंकर है वुड्रो विल्सन एंड इमैनुअल कांट। तीसरी थ्योरी है हमारी कंस्ट्रक्टिविज्म। ये थ्योरी ये हमें बताती है कि जब भी दो देश या कई देश आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में फ्रेंडशिप रखती है, तो उनके आपस में उनका सोशल बिहेवियर में भी चेंज करते हैं, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, उनका कल्चर भी चेंज होता है। जैसे कि हम और हमारा दोस्त जो होता है, तो हमारे दोस्त के कुछ गुण हम में आ जाते हैं और हमारे कुछ गुण हमारे दोस्त में चले जाते हैं। तो सेम ऐसा ही है कि जब भी दो देश आपस में रिलेशंस रखते हैं, उनके कुछ थॉट्स या फिर उनकी कुछ पॉलिसीज एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। इस थ्योरी के थिंकर मेन है अलेक्जेंडर वेंट। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है हमारा यूनाइटेड नेशन। इसका नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये दुनिया के सारे देशों में आपस में फ्रेंडली रिलेशन बनाने में हेल्प करता है। ये इंस्टीट्यूशन इस चीज पे भी नजर रखता है कि कोई देश आपस में लड़ाई तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो यूनाइटेड नेशन में लाके पीसफुली सॉल्व किया जाता है, जैसा कि लिबरलिज्म थ्योरी में बताया जाता है। दूसरा हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसे हम कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया कि सारी दुनिया के देश आपस में एक दूसरे से फ्री एंड फेयर ट्रेड कर सके। अगली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये क्या करती है? ये दुनिया में किसी भी देश को जब भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो जाके वर्ल्ड बैंक से या IMF से लोन ले सकता है। लोन मतलब एक तरीके का कर्ज ले सकता है, ताकि वो अपने इकोनॉमिक हालात सुधार ले और फिर जब उसके इकोनॉमिक हालात सुधर जाए तो वो पैसा वर्ल्ड बैंक को वापस कर दे। जैसे कि हमारे डेली लाइफ में होता है, जब भी हमें पैसे की शॉर्टेज होती है या कुछ हमें लेना होता है, हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, तो हम किसी दोस्त से पैसे उधार पे ले लेते हैं। जब हमारा काम हो जाता है, हमारे पास पैसे आ जाते हैं, फिर हम उसको वापस कर देते हैं। सेम प्रोसेस इंटरनेशनल लेवल पे ये होता है कि जब भी किसी देश को पैसे की कमी होती है या पैसों की जरूरत होती है अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अपने देश का डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो IMF से लोन लेता है या फिर IMF से लोन लेता है, फिर अपने देश का डेवलपमेंट करता है, या उसके पास जब पैसे हो जाते हैं तो वो IMF को फिर से वापस कर देता है। अब साथ में हम दोस्तों पढ़ेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हर देश आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाना चाहता है ताकि उनका डेवलपमेंट हो सके। कह सकते हैं अच्छे देशों से हर देश कोशिश करता है कि उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा से ज्यादा अच्छे दोस्तों से हो सके। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हर अंडर डेवलपिंग कंट्री चाहती है कि उनकी अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप कंट्री से हो सके, जो उनको वक्त आने पर हेल्पफुल हो। ये फ्रेंडशिप बनाने के लिए हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसीज होती है। वैसे ही एक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जिसको हम पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी बेसिकली पंचशील सिद्धांत फॉलो करती है। पंचशील सिद्धांत मतलब 5 पॉइंट्स इसमें है। पहला म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, दूसरा नॉन एग्रेशन, तीसरा नॉन इंटरफेरेंस, चौथा इक्वालिटी, पांचवा पीस एंड कोएग्जिस्टेंस। तो इसका पहला पॉइंट कहता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब यही अभी मैंने पहले ही बताया कि कोई भी देश अपने फैसले खुद ले, अपने आप पर डिपेंड हो, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, या फिर कोई बाहरी देश दूसरे देश के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी ना करे, इंटरफेयर ना करे। इंडिया दूसरे देशों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है कि इंडिया कभी भी किसी भी देश के इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करता है। दूसरा है नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन का मतलब ये है कि, तो आपने देखा होगा इंडिया कभी भी फर्स्ट वॉर कभी स्टार्ट नहीं करता, मतलब पहला हाथ इंडिया कभी भी नहीं उठाता है, मतलब कि लड़ाई की शुरुआत इंडिया कभी नहीं करता है, क्योंकि ये इसकी पंचशील सिद्धांत के अंदर ही आता है नॉन एग्रेशन। वो पहले कभी भी किसी से लड़ाई नहीं शुरू करेगा। तीसरा हमारा नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस लगभग ये कह सकते हो सोवरेनिटी जैसा, कि इंडिया कभी भी किसी भी देश के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। चौथा इक्वालिटी। इंडिया हमेशा सभी देशों को एक समान ट्रीट करता है और वो ये भी ध्यान रखता है कि सारे देश अपनी फ्रीडम एंजॉय करें।
जो भी देश कमजोर होता है उसको इंडिया हमेशा आगे बढ़कर मदद करता है। तो इंडिया सभी देशों को इक्वल ट्रीटमेंट देता है, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है, और वो चाहता है कि सभी देश डेवलप्ड हों, आगे बढ़ें। और चौथा हमारा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब इंडिया कभी भी वॉर के फेवर में नहीं रहता है। कोई भी देश अगर वो आपस में वॉर करना चाहते हैं तो इंडिया कोशिश करता है कि उनमें आपस में बातों से ही उनका सुलह करवा दिया जाए, वॉर की जरूरत ना पड़े। इंडिया ने हमेशा ही पीस का ही प्रमोशन किया है। जब एक दौर था कोल्ड वॉर का तो सारी दुनिया दो गुटों में बट गई थी, तब इंडिया अपने आप को इन दोनों ग्रुप से अलग रखा था। तो इंडिया के ही इस पॉलिसी के वजह से ही एक नया वर्ड क्रिएट हुआ था जिसको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड इसलिए क्योंकि इंडिया ने ना अमेरिका को ज्वाइन किया था ना रशिया को। कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच में हो रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब यही है कि वो कहीं कोई लड़ाई नहीं कर रहे थे, बस उनका आपस में पॉलिटिकल या जिसे कहते हो माइंड गेम चल रहा था। तो कुछ देश अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे तो वो अमेरिका का ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, जो देश रशिया को सपोर्ट कर रहे थे वो रशिया का ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे। तो इंडिया ने इन दोनों ग्रुपों को नहीं ज्वाइन किया, उसने अपने आप को अलग रखा। दूसरा हमारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मतलब यही है कि इंडिया कभी भी किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होता है। जो मिलिट्री ग्रुप हो, खासकर जो लड़ाई के लिए ही तैयार किए जा रहे हो, उनको कभी भी ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि इंडिया की पंचशील सिद्धांत में ही है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये है दोस्तों इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम ये समझते हैं कि दुनिया के सारे देश आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, कैसे एक दूसरे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो ये कह सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी जटिल व्यवस्था है, देशों के आपस के संबंधों, हितों और सहयोगों के माध्यम से निर्मित होती है। इसमें पावर का संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर और इकोनॉमिक कॉपरेशन और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसकी जो तीन थ्योरीज है, रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म। तो लिबरलिज्म ये हमें बताता है कि हर देश अपनी सुरक्षा और शक्ति को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। जबकि लिबरलिज्म हमें ये बताता है सहयोग और जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनके माध्यम से वर्ल्ड की शांति बनाई रखी जा सकती है। और तीसरा हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी हमें ये बताती है कि जो हमारे आइडियाज हैं, हमारे कल्चर और हमारी पहचान भी देश के संबंधों को प्रभावित करती है। मतलब कि वही दो देश आपस में फ्रेंडली रिलेशन रखेंगे तो उनके आइडियाज एक दूसरे को ट्रांसफर ही होंगे। मॉडर्न डेज में जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन में बदल रही है तो नई चुनौतियां भी उभर कर आ रही हैं, जैसे कि आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, साइबर अटैक्स। इन सभी से निपटने के लिए दुनिया के सभी देशों को आपस में म्यूचुअल कॉर्पोरेशन और फ्रेंडली रिलेशनशिप से ही हटाया या मिटाया जा सकता है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से ही हम एक विकसित, डेवलप्ड एंड पीसफुल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के माध्यम से ही हम एक डेवलप्ड पीसफुल वर्ल्ड का क्रिएशन कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि सरकारी पॉलिसीज और योजनाओं को बनाने, लागू करवाने और उन्हें लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट के माध्यम से समाज के विकास और सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि स्टेट में सुशासन या गुड गवर्नेंस का इस्टेब्लिशमेंट हो और जनता की ज्यादा से ज्यादा भलाई हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये समझते हैं जो सरकारी कामकाज को कैसे चलाया जाता है। इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बनाने और उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू सरकार के जो नए नियम बनते हैं या नई पॉलिसीज बनती हैं, उनको सरकारी डिपार्टमेंट या सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उन पॉलिसीज को लोगों तक पहुंचाते हैं। उन पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि उस पॉलिसीज में कैसे लोगों की भलाई होगी और लोग उसका ज्यादा से ज्यादा कैसे फायदा उठा सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोस्टली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जैसी चीजें आती हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ऑफिशियल्स के द्वारा की जाती हैं। एक तरह से ये गवर्नमेंट और जनता के बीच ब्रिज का काम करती है। मतलब ये कि जो भी नए पॉलिसीज बनती हैं वो नई पॉलिसीज लेजिस्लेशन बनाता है और उसको फॉलो कराने का काम
गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होता है। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो हमारे सिलेक्टेड एमपी या एमएलए होते हैं, वो लेजिस्लेटर कहलाते हैं। मोस्टली वही लोग कानून बनाते हैं। अगर देश के लिए कानून बनता है तो पार्लियामेंट में बनता है। किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए गवर्नमेंट कानून बनाती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की सरकार बनाती है, जिसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। तो उनके द्वारा जब कानून बन जाता है, कोई नई पॉलिसी बन जाती है, तो उसको लागू कराने का काम गवर्नमेंट ऑफिसर्स का होता है। ग्राउंड लेवल पे काम अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड। इनमें कोई भी नया सुधार या कोई एडिशन होता है इन पॉलिसीज में, तो इनको लागू गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही करवाते हैं। डायरेक्ट हमारे लेजिस्लेटर नहीं कराते। उनका सिर्फ इतना काम रहता है कि नई पॉलिसीज बना देना, नए कानून बना देना। उनको लागू करवाने का काम जिस भी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर लॉ बनाता है, उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ही उन पॉलिसीज को लागू कराने की जिम्मेदारी होती है। अब हम पढ़ते हैं इसके की एस्पेक्ट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेनली तो टू की एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है पॉलिसी मेकिंग, दूसरा होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी मेकिंग ये होता है कि जिसमें नए कानून या नई कोई स्कीम सरकार द्वारा बनाई जाती है, वो कहलाती है पॉलिसी मेकिंग। मतलब कि जो हमारे लेजिस्लेटर हैं, अगर एमपी लोग हैं, तो वो देश के लिए पार्लियामेंट में नई पॉलिसीज तैयार करते हैं। और अगर किसी स्टेट के लिए बनानी है, जिस भी स्टेट के लिए होगा, उस स्टेट की गवर्नमेंट बनाती है स्टेट असेंबली। इनके मेंबरों को कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और एमपी का फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पॉलिसी मेकिंग इन्हीं लेजिस्लेटर के द्वारा होता है। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफिसर्स कराते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही जो सरकार की स्कीमें होती हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कराते हैं। या ये कह सकते हैं ये ऑफिसर्स ही सरकार और जनता के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट है की फीचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 4 की फीचर्स हैं। एक पहला पब्लिक वेलफेयर, दूसरा लॉ इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा एफिशिएंट मैनेजमेंट, चौथा ट्रांसपेरेंसी। तो पब्लिक वेलफेयर का मतलब ये है कि कोई भी स्कीम जब भी बनाई जाती है किसी सरकार के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तो वो स्कीम बनाते समय ये चीज ध्यान रखती है कि उस स्कीम से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों की उस स्कीम से लाइफ इम्प्रूव हो सके, ताकि लोगों का विकास हो सके। और मोस्टली जो भी स्कीम बनाई जाती हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है लॉ इम्प्लीमेंटेशन। लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी लॉ लेजिस्लेटर के थ्रू बना दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार करके इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों के बीच इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। तीसरा एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब कि जब भी कोई कानून बनना हो तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और नेचुरल रिसोर्सेज का भी वेस्टेज ना हो। कम समय में ज़्यादा आउटपुट हमें मिल जाए। ऐसा जब भी कानून बनाए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। चौथा हमारा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इसलिए ज़रूरी है ताकि करप्शन ना बढ़ पाए, लोगों का सरकार पे विश्वास बना रहे। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो करप्शन बढ़ता है, और करप्शन की वजह से ही लोगों का सरकार से भरोसा उठ जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जनता की सुविधा और उन्नति का मुख्य उद्देश्य होता है। लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है जो भी नई पॉलिसीज बनाई गई हो उनको लीगल तरीके से लागू कर दिया जाए। इफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर शॉर्ट में कहें तो समय और साधन का सही उपयोग करना। और ट्रांसपेरेंसी में ये कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को सही जानकारी मिल सके और भ्रष्टाचार कम हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा विषय है जो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो हम ये कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट और जनता के बीच ब्रिज का काम करता है, जो पॉलिसी मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन को एफिशिएंट बनाता है। इसका मेन पर्पस यही होता है कि गुड गवर्नेंस स्टेब्लिश हो सके और सोसाइटी और हमारा देश डेवलप्ड हो सके। यह केवल गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है, बल्कि एजुकेशन में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जैसी सेवाओं का भी
सुचारू रूप से जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना किसी भी देश के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट नहीं होगा तो करप्शन बढ़ेगा। करप्शन बढ़ता है तो कोई भी देश पतन की ओर जाता है। एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न केवल सरकार की कार्य क्षमता को बढ़ाता है बल्कि सिटीजन को बेहतर सेवाएं प्रदान करता है। और देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है या उसमें बहुत योगदान देता है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक पार्टिसिपेशन से ही एक डेवलप्ड नेशन बनता है। तो दोस्तों, पॉलिटिकल इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बीच के रिलेशन को समझाने की कोशिश करता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि पॉलिसीज, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक सिस्टम एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं या एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं और एक दूसरे से ये आपस में कैसे रिलेट। कि जैसे बिना अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम के या जिस भी देश का अच्छा इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होगा तो उस देश की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रह सकती है और वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जहां जिस देश की इकोनॉमी अच्छी ना हो। और इकोनॉमी तभी अच्छी होती है जब उस देश की गवर्नमेंट अच्छी हो जो अपने देश की इकोनॉमी के बारे में अच्छी पॉलिसीज बनाती हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट और इकोनॉमी या कह सकते हैं उस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमी आपस में अच्छे से रिलेट करें। तो इसका जो मेन पॉइंट है ये कि गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इकोनॉमी में। तो ये टोटल डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कैसे अपने देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। जैसे कि उस देश का टैक्सेशन कैसा है, मतलब टैक्स सिस्टम कैसा है, पब्लिक स्पेंडिंग कैसी है, ट्रेड पॉलिसीज कैसी हैं। अगर ये बेटर होंगी तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। दूसरा जो फैक्टर इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है वो है मार्केट फोर्सेस और पॉलिटिक्स। मार्केट फोर्सेस जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। आज की दुनिया ग्लोबल हो गई है। ग्लोबल दुनिया के साथ साथ देशों को भी आपस में नए जमाने के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उनको अपनी जो पॉलिसी है ये ग्लोबल वर्ल्ड को भी मद्देनजर रखते हुए बनानी पड़ती हैं। उनका साथ ही साथ गवर्नमेंट जो वेलफेयर स्कीम बनाती है उनको भी ये ध्यान में रख के बनाना पड़ता है कि कहीं इन पॉलिसीज से इकोनॉमी पे कोई बुरा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। जैसे कि कहा जा सकता है मुफ्त का कल्चर जो हमारे देश में चलता है, हर चीज मुफ्त में बांटी जाती है। तो जो लोग जो मुफ्त पाने के लायक हैं उनको मुफ्त में दिया जाना चाहिए, लेकिन सभी को नहीं, क्योंकि इससे देश पे एक्स्ट्रा बर्डन होगा, देश के खजाने पे एक्स्ट्रा बर्डन होगा, फिर हमारे देश की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगेगी धीरे धीरे। तो हम इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो कई सारे पार्टों में है, लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ेंगे वो चार चार पॉइंट्स हैं। क्लासिफिकेशन कह लें या फिर उसके अप्रोचेस कह लें। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पहला अप्रोच है क्लासिकल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो ये अप्रोच है ये एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा 18 से 19 सेंचुरी के बीच में डेवलप किया गया। ये कहता है कि फ्री मार्केट ही सबसे अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम है और सरकार को इसमें कम हस्तक्षेप करना चाहिए। इस अप्रोच का जो की पॉइंट है या की आइडिया कह रहे हैं ये है कि अगर हर व्यक्ति अपना फायदा देखेगा तो कंप्लीट इकोनॉमी को लाभ होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं जो एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन जो फ्री ट्रेड और कंपटीशन को प्रमोट करती है। एडम स्मिथ ने एक अपनी थ्योरी बताई है जिसमें इन्होंने कहा है सारी दुनिया के देश आपस में एक दूसरे देशों के सामानों पर टैक्स ना लगाएं, फ्री ट्रेड करें, तो इससे सभी देशों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। दूसरा हमारा पॉइंट है मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये वर्ड आपने मार्क्स वर्ड तो जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं। इसके प्रोपाउंडर हैं कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू ये दोनों महान शख्सियत कैपिटलिज्म को काफी क्रिटिसाइज करते हैं। ये थ्योरी क्लास स्ट्रगल पर आधारित है। इस थ्योरी में मेन पॉइंट यही है कि
जो अमीर लोग होते हैं या पूंजीपति लोग होते हैं हमेशा लेबर या गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसमें कैपिटलिज्म को भर भर कर गाली दी गई है। इसका जो की आइडिया है वो ये कहता है कि एक दिन कैपिटलिज्म खत्म होगा और सोशलिज्म आएगा। सोशलिज्म मॉडल जो कभी यूएसएसआर में हुआ करता था। एग्जाम्पल के लिए यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल जो कम्युनिज्म के आधार पर बना था। और आपने सुना होगा कोल्ड वॉर के बारे में, एक साइड अमेरिका एक साइड रसिया। तो अमेरिका कैपिटलिस्ट कंट्री का सपोर्ट करता था, रशिया कम्युनिज्म का सपोर्ट करता था। तीसरा टॉपिक है नियो लिबरल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस आइडिया को लेट 20th सेंचुरी में डेवलप किया गया है। मिल्टन फ्रीडमैन एंड फ्रेडरिक हैक ने इसको डेवलप किया है। ये थ्योरी हमें इस बात पर फोकस करती है कि प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन और ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। इनका ये कहना है कि सरकार को बाजार के काम में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए और प्राइवेट कंपनी को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे कि यूएसए और यूके में 1980 में कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, वो रोनाल्ड रीगन एंड मार्गरेट टैचर की आर्थिक सुधार नीतियां थी। और हमारा चौथा पॉइंट है मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसको हाइब्रिड अप्रोच भी कहते हैं। हाइब्रिड अप्रोच क्या है या मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? ये एक मिक्सअप पॉइंट ऑफ व्यू है जो ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज और इनइक्वालिटी जैसे न्यू टॉपिक्स को भी शामिल करता है। इसका ये मानना है कि आज की इकोनॉमी केवल एक विचारधारा से ऑपरेट नहीं करती, बल्कि बहुत सी थ्योरियों का मिक्सअप होता है। ये जो हमारे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक हैं, इसी विचारधारा की देन है। तो दोस्तों हम अगर इसका कंक्लूजन करें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी एक डायनेमिक सब्जेक्ट। पॉलिटिकल इकोनॉमी हमें ये बताता है कि राजनीतिक फैसले और आर्थिक विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी भी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह की नीतियां बनाती है और बाजार किस तरह रिएक्ट करता है। अगर आप टॉपिक और डिटेल में समझना है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।